अब जो है पेरिस शांति सम्मेलन के समक्ष कठिनाइयां क्या है, थोड़ा इन डिटेल में मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूं। डिफिकल्टीज बिफोर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अभी तो हमने 4 पर्सनालिटीज को डिस्कस किया और 4 पर्सनालिटीज को डिस्कस करके थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमने दिया कि क्या समस्याएं हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बतलाते हैं। अर्थात पहली जो समस्या है वह यह है कि पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों व नेताओं के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जा सके। अभी जो हमने 4 प्रमुख नेताओं के विषय में आपसे बातचीत की, उसके आधार पर ही ये पॉइंट डिराइव्ड हो जाता है कि जो डिफिकल्टीज है उसमें फर्स्ट डिफिकल्टीज ये है, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड लीडर्स which was against each other. How Paris Peace Conference established a adjustment within different interests. सेकंड जो डिसीजन है वह जो कठिनाइयां हैं वो ये है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में निर्णय कैसे लिए जाएं। खुले रूप में या गुप्त रूप में। हाउ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हैड टू टेक डिसीजंस ओपनली और सेक्रेटली। अब अमेरिका चाहता है कि खुले रूप में निर्णय हो ताकि पारदर्शिता हो। न्याय संभव हो सके, समानता की स्थापना हो सके, लोकतंत्र की स्थापना हो सके, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लिया जा सके।
राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लिया जा सके, और फ्रांस और ब्रिटेन चाहता है कि नहीं, सेक्रेट डिसीजन होना चाहिए। और सेक्रेटली डिसीजन लेकर के जो पराजित राष्ट्र हैं उनसे इस पर साइन कराना चाहिए, क्योंकि अगर ओपनली ये सब बातें उनके सामने आएंगी तो जनता विरोध कर देगी, कोई भी विद्रोह हो सकता है, खुले रूप में विद्रोह हो सकता है। अंत में जो है वह यह डिसाइड हुआ कि सेक्रेट डिसीजन लिया जाएगा, अर्थात पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो सेकंड क्वेश्चन था कि निर्णय कैसे लिए जाएं, यह बतलाता है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो गुप्त रूप में निर्णय इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वे जिन शर्तों पर पराजित राष्ट्रों के साथ संधि करना चाहते थे वह उन पराजित राष्ट्रों के हितों के ठीक विपरीत था, और विल्सन के जो आदर्श थे उसके भी ठीक विपरीत था। अर्थात पेरिस शांति सम्मेलन ने आरंभ में ही अपनी विफलता को सुनिश्चित कर दिया, यह मानते हुए कि हम वुडरो विल्सन के आदर्शों, जो 14 पॉइंट फॉर्मूला विल्सन ने दिया था कि यह सिद्धांत होना चाहिए, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी को आत्मसमर्पण भी कराया गया था, सरेंडर भी कराया गया था, और जर्मनी ने भी विल्सन के उसी डॉक्ट्रिन के आधार पर सरेंडर किया था। तो जर्मनी ने भी प्रारंभ से ही यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जिन शर्तों पर हमने सरेंडर किया था उन शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं की जा रही है। तीसरी बातचीत जो है, समस्या जो है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैसे निर्णय लिए जाएं? खुले रूप में अगर निर्णय लिया जाता है तो उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी डिसीजन मेकिंग में, उससे जस्टिस संभव हो पाएगा, इक्वलिटी एस्टेब्लिश्ड हो पाएगी, डेमोक्रेसी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशनलिटी का जो डॉक्ट्रिन था, जो विल्सन के 14 पॉइंट फॉर्मूला, 14 सूत्रीय सिद्धांत में यही फॉर्मूला था, यही सूत्र था जिसके आधार पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, और जर्मनी इसी सिद्धांतों के आधार पर बातचीत करना चाहता था। ठीक है। तीसरी जो बातचीत है वह भी इससे रिलेटेड है। वुडरो विल्सन चाहता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में विजित राष्ट्रों के साथ साथ पराजित राष्ट्रों को भी बुलाना चाहिए और समतापूर्ण तरीके से बैठकर बातचीत करना चाहिए, तभी शांति स्थापित होगी। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि इसमें सिर्फ विजित राष्ट्र ही शामिल होंगे, पराजित राष्ट्रों के ऊपर संधियां जो हैं वह थोप दी जाएंगी, लाद दी जाएंगी। तो जो कठिनाइयां हैं उसको थोड़ा समझिएगा। थर्ड जो पॉइंट है वह यह है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में विजित राष्ट्रों के साथ पराजित राष्ट्रों को आमंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं। Whether in Paris Peace Conference, along with victorious countries, defeated countries should be invited or not। ये जो विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां पढ़ेंगे आप ना, इन्हीं कठिनाइयों से ये आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया, शांति सम्मेलन प्रारंभ होने
या शांति संधि के शर्तों को बनाए जाने के पहले ही जो निर्णय लिए गए वे निर्णय न्यायपूर्ण नहीं है। यदि विजित राष्ट्रों के साथ पराजित राष्ट्रों को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, तो यह न्यायपूर्ण होगा, समानतापूर्ण होगा। और यदि पराजित राष्ट्रों को नहीं बुलाया जाता है तो यह संधि कैसी बन जाएगी? आरोपित। पराजित राष्ट्रों को पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित ना कर यह सम्मेलन व इसका निर्णय आरोपित बन गया, थोपा हुआ बन गया, लादा हुआ बन गया। पराजित राष्ट्रों को सीधे सीधे शांति की शर्त बना ली गई और सीधे सीधे बुलाया गया कि या तो साइन कीजिए नहीं तो हम अटैक करेंगे। उनके पास कोई चारा नहीं था। तो इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस defeated countries could not invited therefore Paris Peace Conference and its decision आरोपित को क्या कहेंगे? became forced। फोर्थ पॉइंट, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो चाहते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन लंदन की गुप्त संधि 1915 पर आधारित होना चाहिए। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ऑरलैंडो wanted that Paris Peace Conference should be based on the Sacred Treaty of London, ब्रिटेन जर्मनी के साथ उदारतापूर्ण संधियां करना चाहता है ताकि यूरोप में फ्रांस इतना अधिक शक्तिशाली ना हो जाए कि शक्ति संतुलन का उल्लंघन हो जाए, और फ्रांस की शक्ति को सीमित करने के लिए एक शक्तिशाली जर्मनी की भी आवश्यकता है। ठीक है, वह चाहता था कि जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, लेकिन बाकी की जो उसकी सैनिक शक्तियां हैं उसको बनाकर रखा जाए, उसकी जो आर्थिक शक्तियां हैं वो भी बनाकर रखा जाए, क्योंकि वह ब्रिटेन के आर्थिक और व्यापारिक हितों के अनुरूप है।
जबकि फ्रांस का क्लीमेंसो जर्मनी को बिल्कुल ही शक्तिहीन राष्ट्र, अपमानित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देना चाहता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन के हितों के बीच भी टकराव है, इसमें सामंजस्यता को प्राप्त करना है। फ्रांस व ब्रिटेन के बीच हितों का टकराव है। Interests of France and Britain conflicted against each other. इसको डिटेल कर लेंगे ना। फ्रांस क्या चाहता है? जर्मनी को शक्तिहीन बना देना, पावरलेस। जर्मनी राष्ट्र को इतना अधिक कुचल दिया जाए कि वह भविष्य में फिर कभी उठकर खड़ा ही ना हो सके। संभव है क्या? कुछ दिनों के लिए वह इसका पालन करेगा, जैसे ही अवसर मिलेगा इसका उल्लंघन शुरू हो जाएगा, वायलेशन शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन एक तरफ तो जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को पूर्णतः कुचल देना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी सैन्य शक्तियों को और आर्थिक शक्तियों को, व्यापारिक शक्तियों को बनाकर रखना चाहता था, ताकि यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित हो सके, बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश्ड हो सके। तो सीधे सीधे जो इंटरेस्ट से है फ्रांस और ब्रिटेन के, इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब छठे पॉइंट पर आते हैं। प्रादेशिक महत्वाकांक्षाएं भी पेरिस शांति सम्मेलन के समक्ष कठिनाइयां उत्पन्न कर रही हैं। अर्थात सम्मेलन में शामिल नेताओं की प्रादेशिक महत्वाकांक्षाएं टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ लीडर्स ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। टेरिटोरियल एम्बिशंस समझ रहे हैं, प्रादेशिक महत्वाकांक्षाएं समझ रहे हैं। अब इसमें फ्रांस की जो प्रादेशिक महत्वाकांक्षा है वह यह है कि एल्सस और लॉरेन जो सेडान युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस से ले लिया था, उसको प्राप्त करना। तो यहां तक तो जायज है। एल्सस एंड लॉरेन को प्राप्त करना। टू रिटर्न अल्सस एंड लॉरेन। लेकिन जर्मनी के सार और रूर को प्राप्त करना। रूर जो है वह कोयला और सार जो है वह लोहा संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है, और इसकी तुलना जो है विश्व में सर्वत्र की जाती है। जहां भी लोहा और कोयला संसाधन प्राप्त होते हैं वहां कहते हैं कि ये भारत का सार है। भारत का सार कौन कहा जाता है? सार और रूर, झारखंड। तो उसकी तुलना विश्व भर में चलती है, अर्थात लोहा और कोयला खनिज संसाधनों से भरा हुआ सार और रूर।
सार, ऐसे लिखेंगे। एंड रूल। साथ साथ जो राइन क्षेत्र है उसको भी यह प्राप्त करना चाहता है, राइन और आसपास का क्षेत्र। जिसका रणनीतिक महत्व है फ्रांस से निकट होने के कारण। राइन एंड टेरिटरी नियर राइन। इसी तरह से पोलैंड स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता था। और चाहता था कि समुद्र तक आने के लिए जर्मनी के बीचों बीच उसको एक ट्रांजिट पाथ दिया जा सके, एक पारगमन मार्ग दिया जा सके। और इसके लिए जो है जर्मनी के बीचों बीच जो है वह एक ट्रांजिट मार्ग बनाया गया ताकि वो डेंजिंग पोर्ट तक आ सके। डांजिंग बंदरगाह तक आ सके। मतलब जर्मनी राष्ट्र को दो भागों में विभक्त कर दीजिए। विशेषकर जो जर्मनी का पूर्वी क्षेत्र है उससे विभिन्न प्रकार के राज्यों का निर्माण, और जर्मनी के विभिन्न क्षेत्र जो हैं उसको लेकर के विभिन्न देशों को दे दिया गया। जैसे जब जर्मनी का एकीकरण हम लोगों ने पढ़ा था तो स्लेस्विग का क्षेत्र हमने पढ़ा था, तो वो डेनमार्क को दे दिया गया फिर से। इसी तरह से सुडेटनलैंड, मेमेल बंदरगाह विभिन्न राज्यों को लेकर के दे दिए गए। अर्थात जर्मनी का जो विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्र था वह लेकर विभिन्न दूसरे राज्यों को दे दिया गया। तो उतना अधिक डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जर्मनी के विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों को लेकर दूसरे देशों को दे दिया जाना। अर्थात जर्मन राष्ट्र को पूर्णतः विकृत बना दिया जाना। इसको क्या कहेंगे आप? जर्मन राष्ट्र को पूर्णतः विकृत बना दिया जाना। डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ जर्मनी transferred to the other countries, and in this way German nation totally distorted. Different territories of Germany transferred to the other countries, and in this way
जर्मन नेशन टोटली डिस्टॉर्टेड, पूर्णतः उसको विकृत बना दिया गया। दूसरी तरफ दो तरह से तुलना है पेरिस शांति सम्मेलन का वियना कांग्रेस के साथ, जो 1815 में हुई नेपोलियन के पराजित हो जाने के पश्चात। वियना कांग्रेस भी तो एक सम्मेलन ही था ना, और शांति सम्मेलन ही था 1815, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी एक शांति सम्मेलन ही था। दोनों के समक्ष एक भय विद्यमान है। यहां बोल्शेविकवाद का भय, फियर ऑफ बोल्शेविकिज्म, या साम्यवाद का भय, साम्यवाद के प्रसार का भय यूरोप के क्षेत्रों में। फियर ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि रूसी क्रांति हुई है 1917 में, और अब लेनिन ने यह नारा दिया है कि रूस से जो आरंभित हुआ साम्यवादी क्रांति, इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए और साम्यवाद की स्थापना पूरे विश्व में होनी चाहिए। इससे यूरोपीय देश जो हैं वह डरे हुए हैं, कहीं उनके देशों में भी साम्यवादी क्रांति ना हो जाए, साम्यवादी आंदोलन ना हो जाए। दूसरी तरफ यहां भय था जैकोबियनवाद का। फियर ऑफ जैकोबियनिज्म, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति में जो क्रांति समर्थक थे और उग्र रूप में क्रांति समर्थक थे, उन्हीं को जैकोबियन कहा गया था ना। जैकोबियन क्लब और जैकोबियन पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी तरफ इसकी जो तुलना है वह यह है कि जहां वियना कांग्रेस ने, नोट कीजिएगा, जहां वियना कांग्रेस ने पराजित राष्ट्र फ्रांस के साथ सम्मानजनक व्यवहार करके लगभग 100 वर्षों की शांति प्रतिपादित की, वेयर वियना कांग्रेस invited defeated country France and honored France, and proposed 100 years peace almost. वहीं पेरिस शांति सम्मेलन ने, वहीं पेरिस शांति सम्मेलन ने पराजित राष्ट्रों को सम्मेलन में आमंत्रित ना कर और उसका अपमान कर मात्र 20 वर्षों का शांति संधि बन गया।
while in Paris Peace Conference, defeated countries were not invited and humiliated. Therefore, Paris Peace Conference proposed 20 years peace for the Europe. मात्र 20 वर्ष 2 महीने 4 दिन के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, जो बतलाता है कि पेरिस शांति सम्मेलन ने जिस तरीके से निर्णय लिए, जिन सिद्धांतों पर उसने कार्य किए, वे न्यायपूर्ण नहीं थे और इसीलिए मात्र 20 वर्षों के पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। डॉक्ट्रिन्स ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, डिसीजंस ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, conflicts of the personalities in Paris Peace Conference ultimately became responsible for beginning of the Second World War. ठीक है, एक बार विराम दीजिए।